अगेंस्ट द गॉड के एक और नए नोवेल एक्सप्लेनेशन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि युनचे चिल्लाया, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं अभी तुम्हारे आइस वाइंड एम्पायर में हूं। अगर मास्टर को सच में लगा कि मैं किसी मैकेनिज्म से मारा गया हूं, तो भी उनके गुस्से को देखते हुए वो तुम सबको खत्म कर देंगी। मुहानी ने बिना किसी डर के पूरी सहमति जताते हुए सिर हिलाया। ओ, तुम बिल्कुल सही हो। भले ही तुम चोरी करते हुए मरे हो, लेकिन अगर सेक्ट मास्टर गुस्से में पूरे इंपीरियल सिटी को राख कर दें तो यह बिल्कुल नॉर्मल बात होगी। लेकिन अगर आइस वाइंड एम्पायर खत्म भी हो जाए तब भी सेक्ट मास्टर मुझे नहीं मारेंगी, क्योंकि तुम मर चुके होगे। और फेशुए का नाम लेते ही मुहाने का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज नफरत से भर गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारे साथ की वजह से उसका वाइटल यिन खराब हो चुका है और उसने अपना टैलेंट खो दिया है। इसलिए सेक्ट मास्टर को एक नया डायरेक्ट डिसाइपल चुनना ही होगा, और वो सिर्फ मैं हो सकता हूं। मेरे अलावा कोई और क्वालिफाइड है ही नहीं। तो अगर मैं मारा गया तो सेक्ट मास्टर को दूसरा कोई सूटेबल डिसाइपल नहीं मिलेगा। जब वक्त आएगा, मैं सेक्ट मास्टर से माफी मांगूंगा कि मैं हमारे प्यारे सीनियर ब्रदर युनचे को बचा नहीं पाया, और सेक्ट मास्टर को साफ पता होगा कि तुम किलिन हॉर्न के मैकेनिज्म से मरे हो। वो जान जाएंगी कि आइस वाइंड एम्पायर बेकसूर है, और अगर एम्पायर तबाह भी हो गया तो उन्हें मेरे प्रति गिल्ट फील होगा। उसके बाद मैं खुद किलिन हॉर्न उन्हें ऑफर करूंगा उन्हें शांत करने के लिए। मेरे प्लान का हर हिस्सा लॉजिकल है। जो चीजें मुझसे छीनी गई थी वो सब मेरे हाथों में वापस आ जाएंगी। अब आगे युनचे हांफते हुए बोला, अपना मकसद पूरा करने के लिए तुम न सिर्फ मुझे मारना चाहते हो, बल्कि पूरे आइस वाइंड एम्पायर को खतरे में डालने के लिए भी तैयार हो। मुहाने ने अपनी बाहें फैला दी और बड़े आराम से कहा, जब तक मैं सफल होता हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है कि पूरा आइस वाइंड एम्पायर गुस्से की आग में जलकर राख हो जाए। युनचे के माथे पर गहरी शिकन पड़ गई। तुम सच में पागल हो। मुहानी पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हंसी में एक अजीब सा मैडनेस था। वो युनचे को देखकर कहता है, तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा भोले हो। उसका कहना था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो एक काबिल इंसान की निशानी है। यहां तक कि अगर उसके इस काम में उसके पिता या भाई मारे भी जाते तो भी मरने के बाद उन्हें उस पर गर्व होता। और तभी अचानक उसकी आवाज, जो अब तक शांत थी, एकदम से तीखी और डरावनी हो गई। उसके चेहरे पर से शराफत का नकाब पूरी तरह उतर चुका था। वो चिल्लाते हुए बोलता है, सेक्ट मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल बनने के लिए मैंने क्या क्या नहीं त्यागा है। जब बाकी लोग दिन में 6 से 8 घंटे कल्टिवेट करते थे, मैं 18 घंटे तक लगा रहता था। 5 साल की उम्र से मैंने अपनी बॉडी को इतना टॉर्चर किया है। विंटरी स्प्रिंग की जानलेवा ठंड में मैं न जाने कितनी बार मरते मरते बचा हूं। मेरी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था जो किसी को नहीं दिखता। फिर उसने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर युनचे का भी दिमाग हिल गया। मुहाने ने बताया कि अपनी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे मु युनजी से ब्लड एसेंस चाहिए था, और इसके लिए उसने खुद को इतना नीचे गिरा दिया कि वो उस मास्कुलिन चेहरे वाली औरत के बिस्तर पर एक खिलौना बन गया। यह सुनकर युनचे को उबकाई आने लगी। वो सोच भी नहीं सकता था कि मु युनजी जैसी औरत के साथ कोई ऐसा कर सकता है। मुहानी का ऑब्सेशन सच में पागलपन की हद पार कर चुका था। मुहानी की सांसें भारी हो रही थी और उसका चेहरा किसी राक्षस जैसा दिख रहा था। वो कहता है कि मेरी कामयाबी बस मेरे हाथ में ही थी। मैं सेक्ट मास्टर का डिसाइपल बनता, फेशुए से मेरी शादी होती और मैं स्नो सॉन्ग रियल्म का फ्यूचर रूलर बनने वाला था। मेरा नाम इतिहास में लिखा जाता। मैं उस मु युनजी को तड़पा कर मारता। सब कुछ सेट था, लेकिन युनचे, तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। तुम बीच में आ गए। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था, जैसे कोई घायल जानवर दहाड़ रहा हो। वो कहता है कि तुमने मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत मुझसे छीन ली। तुमने फेशुए को मुझसे छीन लिया। लेकिन फिर वो रिलैक्स हो जाता है और कहता है कि शायद ये हेवेंस का एक टेस्ट था, क्योंकि अब खुद हेवेंस ने मुझे मौका दिया है अपना सब कुछ वापस पाने का, और ये मौका इतना परफेक्ट है कि मैं यकीन नहीं कर पा रहा। मुहानी अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर उठाता है और युनचे को अपना इविल प्लान बताता है। वो कहता है कि तुम यहां बिना किसी सुरक्षा के आए हो और किसी को पता भी नहीं है कि तुम कहां हो। दूसरी तरफ मैं पैलेस के एक सीक्रेट पैसेज से बाहर आया हूं। मतलब दुनिया की नजर में मैं अभी भी अपने कमरे में सो रहा हूं। जब तुम यहां मरोगे तो लोगों को लगेगा कि तुम ट्रेजर चोरी करते वक्त मारे गए। मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं होगा, और इस प्लान को फुल प्रूफ बनाने के लिए वो अपनी सगी बहन की भी बलि चढ़ाने वाला था।
उसने बताया कि वो यूनचे को मारने के बाद अपनी बहन फैंग हांजन को यहां बुलाएगा और उसे भी मार देगा, क्योंकि उस सीक्रेट पैसेज को खोलने के लिए रॉयल ब्लड की जरूरत थी। वो इल्जाम यूनचे पर डाल देगा कि यूनचे ने उसकी बहन को मारकर उसका खून यूज किया। यूनचे गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। ये आदमी अपनी एम्बिशंस के लिए किसी को भी मार सकता था। मुहानी के हाथ में एक आइसी ब्लू लाइट चमकने लगी। वो यूनचे के करीब आता जा रहा था। वो कहता है कि पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काटने के सपने देख रहा था, लेकिन अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुमने किलिन हॉर्न ढूंढने में इतनी मेहनत की, और जैसे ही मैंने थोड़ा सा इशारा किया, तुम खुशी खुशी अपनी मौत के मुंह में चले आए। तुम्हें क्या लगा किस्मत तुम पर मेहरबान है? फिर मुहानी ने यूनचे का मजाक उड़ाते हुए एक बात कही जो उसे भारी पड़ने वाली थी। वो बोला, अगले जन्म में याद रखना, कोई भी काम करते वक्त इतने उतावले मत होना, अपने दिमाग का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना। यूनचे एकदम शांत खड़ा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुहानी अब बस 10 कदम दूर था और उसके हाथ में मिडिल स्टेज डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म की पावर जमा हो चुकी थी। यह पावर यूनचे से पूरे 2.5 रियल्म्स ज्यादा थी। अगर यह हमला यूनचे को हल्का सा भी छू जाता तो उसकी बॉडी राख बन जाती। मुहानी ने बिना और वक्त बर्बाद किए हमला कर दिया। उसकी उंगलियां नीली रोशनी के साथ सीधे यूनचे के गले की तरफ बढ़ी। यूनचे को मौत का वो ठंडा एहसास महसूस हुआ, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक आ गई। जैसे ही हमला यूनचे के गले तक पहुंचा, उसने स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडो एक्टिवेट कर दिया। बाम! मुहानी का हाथ हवा को चीरता हुआ निकल गया, क्योंकि वहां सिर्फ यूनचे की आफ्टर इमेज बची थी। मुहानी हक्का बक्का रह गया। उसका हमला बैरियर से टकराया, लेकिन यूनचे वहां था ही नहीं। उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला कि तभी बैरियर के अंदर एक डार्क ब्लू ड्रैगन की इमेज चमकी और एक जबरदस्त दहाड़ ने पूरे चेंबर को हिला दिया। ड्रैगन गॉड डोमेन, ये यूनचे का सबसे खतरनाक ट्रम्प कार्ड था। एक मिडिल डिवाइन ट्रिब्यूलेशन रियल्म कल्टिवेटर के लिए भी ड्रैगन गॉड की सोल पावर को झेलना नामुमकिन था। मुहानी को लगा जैसे किसी ने उसकी सोल पर हथौड़ा मार दिया हो। उसकी आंखों के आगे सफेद अंधेरा छा गया और उसके दिल में एक गहरा डर बैठ गया। वो पूरी तरह पैरालाइज हो चुका था। इसी मौके का फायदा उठाकर यूनचे बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। उसके हाथ में स्काई पॉइजन पर्ल से हरी रोशनी निकली और एक छोटी सी लाल बूंद, जो दिखने में लिक्विड जैसी थी, सीधा मुहानी के चेहरे पर जाकर लगी। वो लाल बूंद किसी जिंदा जीव की तरह मुहानी की स्किन में घुस गई और पलक झपकते ही गायब हो गई। यूनचे ने तुरंत ड्रैगन गॉड डोमेन हटा दिया और पीछे जंप करके बैरियर के दूसरी तरफ लैंड किया। यूनचे की हालत भी खराब थी। उसका सोल एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन हो चुका था और उसे चक्कर आ रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल थी। उधर मुहानी, जिसे अभी समझ भी नहीं आया था कि हुआ क्या, अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और उसके मुंह से जानवरों जैसी चीखें निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे दुनिया का सबसे भयानक दर्द हो रहा हो। वो जमीन पर लौटते हुए चिल्ला रहा था, तुमने मेरे साथ क्या किया? यूनचे ने ठंडे शब्दों में जवाब दिया, यह हॉर्न ड्रैगन्स ब्रेथ है। यह सुनते ही मुहानी की आंखें फटकर बाहर आने को हो गई। यह वही जहर था जिसने मु बिंगयुन जैसी डिवाइन सॉवरेन रियल्म पावर हाउस को भी लगभग मार डाला था। मुहानी तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। मुहानी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी यूज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एनर्जी सर्कुलेट की, जहर और ज्यादा भड़क गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल में तीर मार दिया हो। वो दर्द से चीखता रहा। उसकी स्किन का रंग सफेद से गंदा लाल पड़ गया। उसकी सारी वाइटैलिटी और पावर पानी की तरह बह रही थी। वो एक हेल्पलेस कीड़े की तरह जमीन पर तड़प रहा था। यूनचे धीरे धीरे उसके पास चलकर गया। उसकी आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने कहा, मुहानी, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी एक्टिंग जबरदस्त थी। तुमने मुझे कभी यह फील नहीं होने दिया कि तुम मुझसे नफरत करते हो। तुम्हारी इमोशंस छिपाने की कला परफेक्ट है। शायद मैं भी ऐसा न कर पाता। मुहानी अब खून के आंसू रो रहा था। उसका शरीर गलना शुरू हो गया था। यूनचे उसके सामने झुकता है और एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहता है, लेकिन मैं इतना भी भोला नहीं हूं कि तुम्हारे जैसे इंसान के साथ अकेले सुनसान जगह पर आ जाऊं। मुझे पता था कि तुम परफेक्ट मौका ढूंढ रहे हो, लेकिन शायद उतावला मैं नहीं, तुम थे। और फिर यूनचे ने मुहानी के ही शब्द उसे वापस चिपका दिए, अगले जन्म में याद रखना, काम करते वक्त उतावले मत होना और अपने दिमाग का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना। मुहानी की आंखें ब्लडशॉट हो चुकी थी। वो दर्द के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। उसकी तड़प धीरे धीरे कम हो रही थी,
क्योंकि अब उसमें जान ही नहीं बची थी। युनचे ने कोल्ड आवाज में कहा, सच में? किसी को मारने के लिए ये जगह बहुत परफेक्ट है, चाहे तुम मुझे मारते या मैं तुम्हें। तुमने अपनी कब्र खुद ही बहुत शानदार चुनी है मेरे दोस्त। मुहानी की उंगलियां जहर के असर से टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी थी। उसकी आवाज इतनी कमजोर और फटी हुई थी कि कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। जहर दिए हुए अभी मुश्किल से 10 सांसों का वक्त भी नहीं हुआ था, लेकिन उसका पूरा शरीर बदल चुका था, खासकर उसकी आंखों की पुतलियां जो अब गहरे खून के रंग की हो चुकी थी। वो दर्द में तड़प रहा था, लेकिन युनचे के चेहरे पर रत्ती भर भी दया नहीं थी। युनचे ने ठंडे अंदाज में कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं कि तुम मुझे यहां लाए और मुझे तुम्हें मारने का इतना शानदार मौका और वजह दी। अब मैं बिना किसी गिल्ट के किलिन हॉर्न ले जा सकता हूं। खैर, एहसान के बदले मैं तुम्हें 2 बातें बताता हूं। युनचे की आंखों में एक चमक थी। उसने कहा, पहली बात, मास्टर का मुंह फेशुए को मुझे सौंपने के पीछे एक खास वजह है। तो अगर तुम उनके डायरेक्ट डिसाइपल बन भी जाते तो भी फेशुए तुम्हें कभी नहीं मिलती। तुम्हारा यह सोचना कि मैंने उसे तुमसे छीना है एकदम बकवास है। यह सुनते ही मुहानी ने अपना मुंह खोला, लेकिन उसमें से आवाज की जगह खून का झाग बाहर आ गया। खतरनाक जहर की वजह से उसके सारे दांत पिघल चुके थे। युनचे उसके सामने नीचे बैठा और एक डेविलिश स्माइल के साथ बोला, दूसरी बात, तुम्हारे अंदर जो हॉर्न ड्रैगन पॉइजन है वो मुझे खुद मास्टर ने यहां आने से पहले दिया था। जरा सोचो, मास्टर ने मुझे आइस वाइंड एम्पायर क्यों भेजा और इतना डेडली पॉइजन मुझे क्यों सौंपा? मुहानी का सिकुड़ा हुआ शरीर अचानक अकड़ गया। उसकी बेजान आंखों में ऐसा डर और डेस्परेशन दिखा जो आज तक कभी नहीं देखा गया था। युनचे ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें लगा होगा कि तुम्हारी एक्टिंग परफेक्ट थी, लेकिन मास्टर एक ग्रेट रियल्म किंग है जो 10,000 साल से जिंदा है। मेरे जैसा चालाक इंसान भी उनके सामने नाटक करने की हिम्मत नहीं करता। तुम्हें सच में लगा कि वो तुम्हारे इरादे नहीं समझ पाएंगी? अगर मैं आज यहां मर भी जाता तो भी मास्टर तुम्हें कभी अपना डायरेक्ट डिसाइपल नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारा अंजाम इससे भी बुरा होता। मुहानी का मुंह कांपता रहा, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसका शरीर अब बस बीच बीच में झटके ले रहा था। युनचे ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हारा वो प्लान कि मेरी मौत को एक्सीडेंट दिखाया जाए काफी अच्छा था, और हां, यह बताने के लिए भी शुक्रिया कि मैं तुम्हारे खून का यूज करके किलिन हॉर्न की सीलिंग फॉर्मेशन को खोल सकता हूं, वरना मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। हॉर्न ड्रैगन्स ब्रेथ का जहरीला धुआं बैरियर के अंदर फैल चुका था। मुहानी के 5 सेंसेस खत्म हो चुके थे और वो युनचे की आखिरी बात सुन भी नहीं पाया। कुछ पल तड़पने के बाद उसका शरीर पूरी तरह शांत हो गया। मुहानी, जो कभी स्नो सॉन्ग रियल्म का राइजिंग स्टार था, एक बहुत ही दर्दनाक मौत मारा गया। युनचे ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया और स्काई पॉइजन पर्ल की पावर से मुहानी की लाश और हवा में फैले जहर को पूरी तरह प्योरीफाई कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। युनचे खड़ा हुआ और आखिरी बार मुहानी की लाश को देखा। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह सच में एक खतरनाक इंसान था। उसे शुआनयुआन बेंटियन की याद आ गई। शुआनयुआन बेंटियन ही एक ऐसा बंदा था जिसने युनचे को कई बार मौत के करीब पहुंचाया था, लेकिन मुहानी अभी 30 साल का भी नहीं था और उसकी साजिशें इतनी गहरी थी। अगर उसे मौका मिलता तो वो शुआनयुआन बेंटियन से भी ज्यादा डरावना बन सकता था, लेकिन अफसोस, उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया था। अब युनचे के सामने अगली चुनौती वो बैरियर था जिसमें वो कैद था। मुहानी ने पूरी ताकत लगाकर भी इस पर एक खरोंच तक नहीं डाली थी। युनचे ने गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथ फैलाए। बाएं हाथ में आइज और दाएं हाथ में फ्लेम्स चमकने लगी। उसने अपनी आंखें बंद की और फोकस किया। अचानक बैरियर के अंदर एक तूफान सा आ गया। आइज और फायर, जो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, वो युनचे के हाथों में एक साथ मिलकर मर्ज होने लगे। थोड़ी देर बाद युनचे ने आंखें खोली। उसकी हथेली पर एक आइस ब्लू ब्लेज जल रही थी। ये आइस फ्लेम थी, बर्फ और आग का फ्यूजन। उसने धीरे से कहा, शायद यही मेरी लिमिट है, लेकिन इस बैरियर को तोड़ने के लिए काफी होना चाहिए। उसने आइस फ्लेम को आगे बढ़ाया और बैरियर से टच करा दिया। बिना किसी धमाके के बैरियर में एक बड़ा सा छेद हो गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आग बर्फ को पिघला देती है। देखते ही देखते पूरा बैरियर टूटकर बिखर गया। युनचे ने चारों तरफ देखा और सोचा कि मुहानी की लाश का क्या करें। पहले उसने सोचा कि इसे किसी ट्रैप में फेंक दे, लेकिन फिर प्लान चेंज कर दिया। उसने सोचा, बेहतर होगा कि मैं इसकी लाश अपने साथ ले जाऊं। अगर लोगों को यहां इसकी लाश मिली और किलिन हॉर्न गायब मिला तो शक मुझ पर आएगा, लेकिन अगर दोनों गायब हुए
तो लोग सोचेंगे कि मु हानी ट्रेजर लेकर भाग गया। ये आइडिया उसे ज्यादा सेफ लगा। लेकिन लाश उठाने से पहले उसकी नजर पास पड़े पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल्स के ढेर पर पड़ी। गॉड रियल में ये करेंसी थी और युनचे अभी बहुत गरीब था। उसने बिना कोई शर्म किए वहां मौजूद सारे पर्पल वेन डिवाइन क्रिस्टल्स और कीमती जेड बॉक्सेस को अपने स्काई पॉइजन पर्ल में भर लिया। ये एक पूरे एम्पायर का ट्रेजर था, तो जाहिर है बहुत मालदार होगा। युनचे को तसल्ली हुई कि अब वो कंगाल नहीं रहा। लूटपाट मचाने के बाद युनचे वापस मु हानी की लाश के पास गया। उसने अपनी उंगली हिलाई और लाश से खून की कुछ बूंदें निकाली। अब बारी थी असली मकसद की, किलिन हॉर्न। वो सीलिंग फॉर्मेशन के पास गया और मुंह हानी का खून उस पर टपका दिया। जैसे ही खून टच हुआ, फॉर्मेशन लाल रोशनी के साथ दो हिस्सों में बंट गया और धीरे धीरे खुल गया। सामने ही 10 मीटर लंबा आइस ब्लू किलिन हॉर्न रखा था, जो 80,000 साल से यहां मौजूद था। युनचे ने किलिन हॉर्न को छुआ। वो बहुत सख्त था और उसमें से एक अजीब सी एंशिएंट फीलिंग आ रही थी। अभी रिसर्च करने का टाइम नहीं था, तो उसने तुरंत हाथ घुमाया और किलिन हॉर्न को स्काई पॉइजन पर्ल में डाल दिया। लेकिन जैसे ही किलिन हॉर्न वहां से हटा, नीचे से एक भयानक प्रोफाउंड लाइट आसमान की तरफ शूट हुई और एक कान फाड़ देने वाला मेटालिक साउंड गूंज उठा। युनचे की आंखें फैल गई। किलिन हॉर्न के नीचे एक और हिडन फॉर्मेशन था। जैसे ही हॉर्न अपनी जगह से हटा, पूरे ट्रेजरी में खतरे की घंटियां बजने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि हजारों किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती थी। युनचे ने दांत भींचे। आइस वाइंड इंपीरियल फैमिली ने ट्रेजर की सुरक्षा के लिए उम्मीद से ज्यादा इंतजाम कर रखे थे। अब पूरा शहर जाग चुका होगा और गार्ड्स किसी भी पल यहां पहुंचते ही होंगे। लेकिन युनचे घबराया नहीं। उसे याद था कि मुंह हानी ने कहा था कि सीक्रेट रास्ते के बारे में सिर्फ 3 लोग जानते हैं। बाहर के गार्ड्स को मेन एंट्रेंस से आने में टाइम लगेगा। युनचे ने सोचा, मेरे पास निकलने के लिए काफी वक्त है। वो मुड़ा ताकि मुंह हानी की लाश को उठा सके और उसे लेकर रफू चक्कर हो जाए। लेकिन अगले ही पल युनचे के रोंगटे खड़े हो गए और वो बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। जहां अभी कुछ सेकंड पहले मुंह हानी की लाश पड़ी थी, वहां अब कुछ नहीं था सिवाय खून के कुछ धब्बों के। मुंह हानी की लाश गायब हो चुकी थी। युनचे की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने अभी स्काई पॉइजन पर्ल से उसे प्योरीफाई किया था, तो लाश हवा में कैसे गायब हो सकती है? युनचे चिल्लाया, कौन है? कौन है वहां? लेकिन वहां सन्नाटा था। सिर्फ अलार्म्स का शोर गूंज रहा था। उसे किसी की प्रेजेंस फील तक नहीं हुई थी। इसका मतलब कोई तीसरा इंसान वहां मौजूद था। कोई ऐसा जो इतना ताकतवर और टेरिफाइंग था कि युनचे को उसकी भनक तक नहीं लगी। और सबसे डरावनी बात, उस इंसान ने सब कुछ देख लिया था। युनचे का आइस फ्लेम यूज करना, स्काई पॉइजन पर्ल का इस्तेमाल, सब कुछ। बाहर से गार्ड्स के कदमों की आवाज आने लगी थी। युनचे ने दांत पीसते हुए एक्सट्रीम मिराज लाइटनिंग एक्टिवेट की और सीक्रेट रास्ते की तरफ पूरी रफ्तार से भागा। उसका दिमाग सवालों से फटा जा रहा था। वो इंसान कौन था? वो ट्रेजरी के अंदर क्या कर रहा था? और सबसे बड़ी बात, वो मुंह हानी की लाश को क्यों ले गया? क्या कोई और भी था जो इस खेल को पर्दे के पीछे से देख रहा था? युनचे अंधेरे का फायदा उठाते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा था। बाहर निकलने से ठीक पहले उसने हिडन फ्लोइंग लाइटनिंग का यूज करके अपनी ऑरा को पूरी तरह छिपा लिया। बाहर मेडिसिन गार्डन में अजीब सी शांति थी, लेकिन दूर से शोरगुल की आवाजें आ रही थी। मौका देखकर युनचे वहां से निकला और साई की तरह आइस मेडन पैलेस की तरफ भागा। पूरा आइस वाइंड इंपीरियल पैलेस, जो कुछ देर पहले शांत था, अब किसी मछली बाजार जैसा शोर मचा रहा था। ट्रेजरी के आसपास इतनी प्रोफाउंड लाइट्स चल रही थी कि रात में भी दिन जैसा उजाला हो गया था। हजारों सालों के इतिहास में पहली बार किसी ने आइस वाइंड एम्पायर के ट्रेजरी में घुसने की हिम्मत की थी। शहर के आधे से ज्यादा टॉप एक्सपर्ट्स वहां जमा हो चुके थे। युनचे भीड़ से बचते हुए अपने पैलेस की तरफ जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक ही टेंशन थी, मुंह हानी की लाश कहां गई? किलिन हॉर्न चोरी होने से उसे डर नहीं था, लेकिन वो लाश का गायब होना बहुत बड़ा खतरा था। जैसे ही वो अपने कमरे के करीब पहुंचा, उसने देखा कि पीछे से बहुत सारे कदमों की आवाज आ रही है। ये और कोई नहीं बल्कि एम्परर फैंग हुइता और क्राउन प्रिंस फैंग हांगे थे। उनके साथ 20 खतरनाक एक्सपर्ट्स की टीम थी। फैंग हुइता ने दूर से ही चिल्लाया, यंग युन। युनचे ने पलटकर बहुत ही इनोसेंट फेस बनाया और पूछा, आइस वाइंड एम्परर, ये क्या हंगामा है? क्या कोई दुश्मन घुसाया है? फैंग हुइता, जो अभी भी युनचे की इज्जत कर रहा था, उसने माफी मांगते हुए कहा कि ट्रेजरी में चोरी हो गई है और आपकी नींद खराब हुई, इसके लिए सॉरी।
उसने कसम खाई कि चोर को पकड़कर वो उसके 1000 टुकड़े कर देगा। प्रिंस हांगे ने बताया कि चोर ने सीक्रेट फॉर्मेशन एक्टिवेट किया है, मतलब वो अंदर घुस चुका है। वहां का माहौल बहुत टेंस था। 1 लाख से ज्यादा गार्ड्स ने ट्रेजरी को घेर रखा था। युनचे को एल्डर यान की निगरानी में वापस मेन हॉल ले जाया गया। वहां पहले से ही बहुत सारे गेस्ट्स डरे हुए बैठे थे। पैलेस की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मु शियाओलान दौड़कर युनचे के पास आई और पूछने लगी कि वो ठीक तो है ना। युनचे ने चिल होकर कहा, मुझे क्या होगा? तभी वहां से खबरें आने लगी कि चोर का कोई अतापता नहीं है। फैंग हुईता बार बार अपना साउंड ट्रांसमिशन जेड चेक कर रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसके माथे पर पसीना था। वो मुहानी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इतनी बड़ी घटना पर मुहानी का गायब होना बहुत अजीब था। एल्डर यान ने भी कहा कि प्रिंस हानी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो सबसे पहले पहुंचता, लेकिन आज वो गायब है। उधर मुशियाओला ने नोटिस किया कि युनचे कुछ ज्यादा ही गहरी सोच में है। उसने युनचे की आंखों के सामने हाथ हिलाया। क्या हुआ? तुम इतने खोए हुए क्यों हो? युनचे ने टाल दिया कि बस एक अजीब बात सोच रहा हूं। तभी वहां प्रिंस हांगे वापस आया। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था और वो कांप रहा था। उसने रोते हुए एम्परर को बताया, रॉयल फादर, चोर तो नहीं मिला, लेकिन किलिन हॉर्न चोरी हो गया है। और एम्परर ने उसका कंधा पकड़कर जोर से पूछा, और क्या? प्रिंस हांगे ने जो कहा उससे वहां मौजूद हर इंसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा, मेडिसिन गार्डन में हमें एक लाश मिली है, वो मुहानी की है। यह सुनते ही युनचे ने भी झटके से पीछे मुड़कर देखा। मेडिसिन गार्डन? मुहानी की लाश वहां कैसे पहुंची? युनचे ने तो उसे ट्रेजरी में छोड़ा था। यह कैसे पॉसिबल है? एम्परर फैंग हुईता तो जैसे पागल हो गया। वो चीखने लगा, क्या कहा तुमने? क्या कहा? तभी कुछ गार्ड्स एक लाश लेकर आए। वो लाश पूरी तरह से मुड़ी तुड़ी थी और चेहरा पहचान में भी नहीं आ रहा था, लेकिन कपड़े और ऑरा बता रहे थे कि ये मुहानी ही है। मु शियाओलान ने मुंह पर हाथ रखकर चीख मारी। एम्परर फैंग हुईता धड़ाम से घुटनों के बल गिर गया और जानवरों की तरह रोने लगा। उसका सबसे होनहार बेटा स्नो सॉम रियल्म का फ्यूचर अब एक बेजान मांस का टुकड़ा बन चुका था। एल्डर यान ने एम्परर को संभाला और कहा कि हम बदला लेंगे। एम्परर ने अपनी सूजी हुई आंखों से एल्डर यान की तरफ देखा और कहा, चेक करो, हानी को किसने मारा? एल्डर यान ने हानी की छाती पर हाथ रखा, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ बिजली के झटके की तरह पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। एम्परर ने दहाड़ कर पूछा, बोलो। एल्डर यान कांपते हुए बोला, प्रिंस को एक बहुत ही हाई लेवल कोल्ड एनर्जी से मारा गया है। इतनी प्योर कोल्ड एनर्जी सिर्फ एक ही आंच से आ सकती है। एल्डर यान की नजरें धीरे धीरे भीड़ में खड़े युनचे पर जाकर टिक गई। वहां सन्नाटा छा गया। सब समझ गए थे, आइस फीनिक्स गॉड इन्वेस्टिचर कैनॉन। युनचे का दिमाग ब्लैंक हो गया। मुहानी तो हॉर्न ड्रैगन्स ब्रेथ के जहर से मरा था और उसने जहर के निशान भी मिटा दिए थे। तो फिर ये आइस फीनिक्स एनर्जी कहां से आई? पूरे पैलेस में सिर्फ 2 ही लोग ये आज जानते थे, युनचे और मु शियाओलान। एम्परर फैंग हुईता धीरे से खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, खून उतर आया था। उसने सीधे युनचे की आंखों में देखा और बहुत ही ठंडी आवाज में कहा, मेरा बेटा हानी बहुत होशियार था। ये उसका घर है, कोई उसे आसानी से किडनैप नहीं कर सकता। सीक्रेट पैसेज सिर्फ रॉयल फैमिली जानती है। तो हानी ने खुद पैसेज खोला होगा किसी को अंदर लाने के लिए, और पूरे पैलेस में सिर्फ एक इंसान है जिसके लिए हानी ऐसा कर सकता था। यंग युन, मैं सही कह रहा हूं ना? एम्परर का लॉजिक बिल्कुल सही था। हॉल में मौजूद हर इंसान की सांस अटक गई। युनचे ने ठंडे होकर पूछा, क्या एम्परर को लगता है कि मैंने मुहानी को मारा है? फैंग हुईता ने एक दर्दनाक हंसी हंसी और वहां खड़ी फैंग हानजिन से पूछा, जिनर, तुम बताओ, क्या यंग यून आज रात अपने कमरे में सो रहे थे? हानजिन डर के मारे कांपने लगी और बोली, सयुन, 1 घंटे पहले अपने कमरे में नहीं थे। बस ये आखिरी बात थी। 1 घंटा पहले युनचे गायब था, मुहानी गायब था, और अब मुहानी की लाश मिली है जिस पर आइस फीनिक्स आर्ट के निशान हैं। सारे इशारे युनचे की तरफ थे। गार्ड्स ने अपनी तलवारें निकाली। युनचे बुरी तरह फंस चुका था। लाश का गायब होना, उसका मेडिसिन गार्डन में मिलना और उस पर एनर्जी चेंज हो जाना, यह सब किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। युनचे 1 घंटे से गायब था और यह फैक्ट उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन रहा था। फैंग हुईता ने बहुत ही पोलाइट लेकिन जहरीली आवाज में पूछा,
यांग यून, मुझे जानना है कि इस 1 घंटे में आप कहाँ गए थे? कहीं कोई खतरा तो नहीं था ना? उसकी आवाज में नफरत और गुस्सा साफ झलक रहा था। यूनचे जवाब देने ही वाला था कि तभी मु शियाओलान घबराहट में बीच में कूद पड़ी। नहीं, यह पॉसिबल ही नहीं है। यूनचे और सीनियर ब्रदर हानी की दोस्ती कितनी अच्छी थी, और यूनचे तो अभी बस डिवाइन ओरिजिन रियल्म के फर्स्ट लेवल पर है। वो सीनियर ब्रदर हानी जैसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को कैसे मार सकता है? आप लोग गलत इंसान पर इल्जाम लगा रहे हैं। फिर मु शियाओलान ने अपनी आवाज धीमी की और एक ऐसा झूठ बोला जिसने सबको शॉक कर दिया। उसने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, और वैसे भी 1 घंटे पहले यूनचे, वो मेरे साथ मेरे कमरे में थे। ये सुनते ही सब स्टन रह गए। मु शियाओलान, जो हमेशा इनोसेंट रहती थी, उसने यूनचे को बचाने के लिए अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं की। सबने सोचा कि ये एक लड़की की शर्म है, लेकिन यूनचे जानता था कि वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट नहीं है, इसलिए अटक रही थी। तभी सीतू शियोंगिंग, जो मु शियाओलान के फादर की तरह एक्ट कर रहा था, खुशी से उछल पड़ा। उसने तुरंत बात को संभाला और कहा, एम्परर, सच बात तो यह है कि यांग यून और मेरी बेटी के बीच काफी समय से कुछ चल रहा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब जब हालात ऐसे हैं तो सब सामने आ ही गया है। यांग यून सच में मेरी बेटी के कमरे में थे। प्लीज इस बात को समझिए। सीतू शियोंगिंग की एक्टिंग ऑस्कर लेवल की थी। अब वहां मौजूद लोगों को लगा कि यह स्टोरी ज्यादा लॉजिकल है। यूनचे जैसा वीक कल्टिवेटर मु हानी जैसे जीनियस को कैसे मार सकता है? और वैसे भी यूनचे का स्टेटस इतना हाई है, वो चोरी क्यों करेगा? सबको लगा कि ये दोनों यंग लवर्स प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे थे, इसलिए गार्ड्स को साथ नहीं ले गए। लोग सीतू शियोंगिंग को बधाई देने लगे कि वाह, तुम्हारी बेटी ने तो लॉटरी लगा ली। लेकिन तभी एल्डर यान ने कुछ ऐसा देखा जिससे सबकी बोलती बंद हो गई। रुको, तेरा एथ प्रिंस के हाथ में कुछ है। एल्डर यान ने मु हानी की लाश के हाथ से एक सफेद रेशमी कपड़ा निकाला। ये आइस फीनिक्स सेक्ट की यूनिफॉर्म का टुकड़ा था, जिसे जबरदस्ती फाड़ा गया था। और सबसे बड़ी बात, ये ताजा था। सबकी नजरें तुरंत यूनचे पर गई, और जो उन्होंने देखा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। यूनचे की राइट आर्म की स्लीव फटी हुई थी, और वो कपड़ा बिल्कुल वही था जो लाश के हाथ में था। यूनचे के दिमाग में गालियों की बौछार हो गई। डैम इट, ये किसने किया? उसे पता था कि ये कपड़ा मु हानी ने नहीं फाड़ा। किसी मिस्टीरियस इंसान ने, जिसने लाश गायब की थी, उसी ने ये कपड़ा फाड़कर लाश के हाथ में थमाया था, और वो भी यूनचे को पता चले बिना। यूनचे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो इंसान कितना ताकतवर है कि उसने यूनचे के शरीर से कपड़ा फाड़ लिया और यूनचे को फील भी नहीं हुआ। इसका मतलब वो इंसान चाहे तो यूनचे को पलक झपकते ही मार सकता था। तो वो ऐसा खेल क्यों खेल रहा है? उसे फंसाने की क्या जरूरत है? सबूत एकदम साफ था। मु हानी के हाथ में यूनचे की स्लीव का टुकड़ा। सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। सीतू शियोंगिंग का चेहरा उतर गया और मु शियाओलान की आंखें डर से ठहल गई। एम्परर फैंग हुईता ने वो कपड़ा हाथ में लिया। वो कांप रहा था। उसने यूनचे की तरफ देखा और चिल्लाया, यंग यून, आप ग्रेट रियल्म किंग के डायरेक्ट डिसाइपल हैं। हमने आपकी इतनी खातिरदारी की। हानी ने आपको भाई माना। हमने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरे बेटे ने ऐसी क्या गलती कर दी कि आपने उसे इतनी बेरहमी से मार दिया? आखिर में फैंग हुईता का कंट्रोल टूट गया और वो पागलों की तरह चीखने लगा। मुझे जवाब दो। सीतू शियोंगिंग ने बीच बचाव करने की कोशिश की। एम्परर, शांत हो जाइए। इसमें कुछ गड़बड़ है। अगर कपड़ा फटा था तो यूनचे को पता क्यों नहीं चला? और हानी ने मदद के लिए क्यों नहीं पुकारा? लेकिन फैंग हुईता ने दहाड़ कर उसे चुप करा दिया। बकवास बंद करो। क्या डायरेक्ट डिसाइपल होने का मतलब है कि वो किसी को भी मार सकता है? क्या लॉज और मॉरल्स उसके लिए मायने नहीं रखते? एम्परर अब अटैक करने की कगार पर था। उसे अपने बेटे की मौत और ट्रेजर की चोरी का बदला चाहिए था। वो अपनी जान देकर भी यूनचे को मारने को तैयार था। माहौल एकदम एक्सप्लोसिव हो चुका था। मु शियाओलान डर के मारे यूनचे के पास चिपक गई थी। वे दुश्मन के गढ़ में अकेले थे और एम्परर पागल हो चुका था। लेकिन यूनचे, वो अजीब तरीके से शांत हो गया। उसने सीतू शियोंगिंग को इशारे से रोका और ठंडे अंदाज में बोला, ठीक है, अब और सफाई देने की जरूरत नहीं है। उसने सीना तानकर सबके सामने कॉन्फेस किया, मैं शराफत से कबूल करता हूं। हां, मु हानी को मैंने ही मारा है। यूनचे के मुंह से ये शब्द निकलते ही वहां मौजूद हर इंसान पत्थर का हो गया। सबूत होना अलग बात थी, लेकिन मुजरिम का खुद जुर्म कबूल करना, यह शौक किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
फैंग हुईता ने लड़खड़ाते हुए उंगली उठाई। युनचे, हम बेवकूफ नहीं हैं। हमें पहले ही शक था। रियल्म किंग का मेरे बर्थडे पर तुम्हें भेजना अजीब था। तो असल मकसद मेरा ट्रेजर चुराना था। हाँ हाँ हाँ, वो दर्द में हंसने लगा। अगर तुम्हें खजाना चाहिए था तो मांग लेते। हम मना करने की हैसियत नहीं रखते। लेकिन हानि को क्यों मारा? क्यों? मुझे एक वजह दो। अभी के अभी प्रिंस फैंग हंगे ने अपने पिता को संभाला, जो कभी भी कोलैप्स हो सकते थे। उनका ऑरा इतना वायलेंट हो रहा था कि कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। युनचे ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि तुम जानने के लिए इतने उतावले हो तो मैं तुम्हें बता ही देता हूं। बस उम्मीद करता हूं कि सच जानने के बाद तुम पछताओगे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और हाइप कर दो। साथ ही ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए आप मेंबरशिप ले सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी मेंबरशिप ले रहे हैं। कम लेवल वाली भी अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही फ्यूचर में ऐसे ही और कमाल के वीडियोस आते रहेंगे। हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी को दिल से शुक्रिया। What?